अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की बारी है और हमने जो है वो आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मलिक कैंट के पेपर को चुना है कि आज हम उसके एमसीक्यूज़ से प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं किस किस्म का क्वेश्चन पेपर है। Question number 1, select the most appropriate answer for each from the given option. The average velocity gained by the electron in a conductor placed in an electric field is known as, जो average velocity आमतौर पर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन्हें कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना, जब भी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं तो वो वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर, इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर नहीं है? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, गैलियम सेमीकंडक्टर है, बट कॉपर इज़ प्योर कंडक्टर, नॉट अ सेमीकंडक्टर। इस वजह से सीधी सीधी सी बात है कि जो सेकंड का आंसर होगा वो होगा कॉपर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्यूरी, जो 1 क्यूरी है, जो यूनिट होता है रेडियो एक्टिव डीके का, वो कितने डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड के बराबर होता है? तो उसके लिए वैल्यू सिंपल सी है, 3.7 10 रेज टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम्स पर सेकेंड। यानी कि अगर 3.74 10 रेज टू द पावर 10 एटम्स डिसइंटीग्रेट होते हैं इन 1 सेकेंड, तो उस रेडियो एक्टिव डीके का जो यूनिट है उसको कहा जाता है 1 क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज क्लोजली रिलेटेड टू, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्लोजली किससे ताल्लुक है? तो वो ताल्लुक होता है पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक है ना, ईएमएफ और जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हो तो इक्वल भी हो जाते हैं। ठीक है ना, वरना वो जो चैप्टर नंबर 13 के अंदर रिलेशन ड्राइव किया है उनमें सबसे करीबी जो ताल्लुक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वो बेसिकली है पोटेंशियल डिफरेंस से। क्वेश्चन नंबर 5, द फिनोमेनन ऑफ पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन, लाजमी तौर पे कम से कम जो एनर्जी चाहिए पेयर प्रोडक्शन के लिए वो होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की भी इतनी एनर्जी होती है, जो रेस्ट मास एनर्जी होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पॉजिट्रॉन की भी इतनी होती है। तो कम से कम अगर हम चाहते हैं कि पेयर प्रोडक्शन हो जाए, भले से उनके पास काइनेटिक एनर्जी ना हो, तो एनर्जी चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Question number 6, two positively charged bodies A and B attracts the third body C. दो oppositely charged bodies हैं A and B, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और वो अट्रैक्ट कर रही है बॉडी C को। जब प्लेस करते हैं नियर देम टर्न बाय टर्न, वन बाय वन, देन द बॉडी C मस्ट बी, जो बॉडी C है वो कौन सा चार्ज रखेगी? वो होगी पॉजिटिवली चार्ज, वो होगी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वो होगी नेगेटिवली चार्ज, या नन ऑफ दीज। तो याद रखो, अगर तो दोनों बॉडीज़ हैं जिन पे अपोजिट चार्जेस है ए और बी पर, ए भी अट्रैक्ट कर रहा है सी को, बी भी अट्रैक्ट कर रहा है सी पर, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि किसी ना किसी एक ने तो रिपेल करना है। हाँ, वो अट्रैक्ट कर सकती हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, तो अगर दोनों के दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए वाहिद हल ये हो सकता है कि वो हो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और अट्रैक्शन जो है वो हो रही हो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, इनमें से कौन सा बी का यूनिट नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का यूनिट नहीं है। तो देखो, टेस्ला तो होता ही है, टेस्ला होता है, ठीक है जी, सबसे पहली बात, और फिर न्यूटन मीटर एम्पियर भी होता है अगर हम फार्मूला बनाना चाहें, न्यूटन मीटर एम्पियर, और इसी तरीके से गॉस भी होता है, और कौन सा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, और एक यूनिट आ रहा है यहाँ पर वेबर पर मीटर। तो कंफ्यूज मत होना, एक और यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का। ठीक है ना, तो लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ, तो इस गॉस तो यूनिट होता है न्यूटन डिवाइड बाय एम्पियर मीटर भी होता है, टेस्ला भी होता है, लेकिन वेबर पर मीटर कोई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का यूनिट नहीं है। हाँ, अगर वेबर पर मीटर स्क्वायर होता तो वो ज़रूरी यूनिट होता। क्वेश्चन नंबर 8, अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है 200 सेंटीमीटर लॉन्ग कंडक्टिंग वायर से, नहीं समझ लो 2 मीटर लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे इस वायर से 1 घंटे के अंदर वो कितने होंगे? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और पहला क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करना पड़ रहा है हमें। तो करंट है 1 एम्पियर, करंट बराबर है 1 एम्पियर के। इसी तरीके से क्या क्या आ रहा है? लेंथ आ रही है 2 मीटर के बराबर, लेंथ आ रही है हमारे पास 2 मीटर के बराबर, और उसके अलावा है हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, हमें कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, और फाइनली जो टाइम हमें गिवन है वो टाइम गिवन है हमें 1 आवर का। तो 1 आवर इज़ इक्वल टू कितना, 3600 सेकेंड्स।
तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं 1 घंटे के अंदर हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है और बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो याद रखो करंट जो है वो बराबर होता है चार्ज डिवाइड बाय टाइम। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है डिवाइड बाय टाइम। चार्ज खुद बराबर होता है NE के डिवाइड बाय टाइम। करंट है 1 एम्पियर, ठीक है जी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं 1.6 10⁻⁻19 और यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 3600। तो सीधा सीधा रीअरेंज कर लो इसको। जो 3600 है इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 एक्सपोनेंट -19 से। आंसर आएगा 2.25 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 9, द लाइफ टाइम ऑफ मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत देर तक रुकता है और वो होता है 10⁻³ सेकेंड्स। 10, द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज CP डिवाइड बाय CV। पता करना है कि CP डिवाइड बाय CV कितना है, क्योंकि ये रेशो है ना, CP डिवाइड बाय CV। ये क्वेश्चन नंबर 10। तो CP का रेशो अगर CV से लिया जाए तो याद रखो ये वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, ये वैल्यू हमेशा कम होती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि CP माइनस CV करते हैं तो बराबर आता है R के। इससे आप याद रख सकते हो। तो इसका मतलब इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर हमेशा हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा, लेस देन ग्रेटर देन 1। ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, द साइंटिस्ट हु स्टडीड द वेवलेंथ ऑफ ऑल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन के अंदर काम किया था बेलमर ने, इस वजह से विजिबल रीजन के अंदर जो सीरीज लाई करती है उसका नाम भी बेलमर सीरीज है। द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। एक वो है हमारे पास फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो उसके मोमेंटम को हम किससे जाहिर कर सकते हैं? तो वो सिंपल सा फार्मूला है h/c। कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर इस्तेमाल किया था h/c, तो वहाँ से भी याद होगा, रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, म्यूचुअल इंडक्शन हैज़ अ प्रैक्टिकल रोल इन द परफॉर्मेंस ऑफ। म्यूचुअल इंडक्शन होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, जहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होते हैं। चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इंड्यूस्ड एन EMF इन द सेकेंडरी कॉइल। मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन को पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे पैकिंग फैक्टर लिखा हुआ है, लेकिन पैकिंग फ्रैक्शन कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को। क्वेश्चन नंबर 15, दो पैरेलल वायर्स हैं, कैरी कर रहे हैं करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछले पेपर्स के अंदर, और दोबारा बता रहा हूँ आपको। जो रिलेशन होता है ना चार्जेस का, करंट का रिलेशन उसका इन्वर्स है। चार्जेस में आपको पता है सेम रिपेल करते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। सेम रिपेल करते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पे सेम अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अगर दो पैरेलल वायर्स हैं और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट, तो अपोजिट वाले यहाँ पर रिपेल करेंगे। तो सही आंसर होगा रिपेल ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरेज आर अफेक्टेड बाय। एक्सरेज इनमें से किससे अफेक्ट होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ओनली, या नन ऑफ द अबव। अब एक्सरेज जो है ना बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनको ना इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फ़र्क पड़ता है ना मैग्नेटिक फील्ड से कोई फ़र्क पड़ता है। तो सही आंसर होगा नन ऑफ अबव, ठीक है ना। हाँ, अगर चार्ज होते तो चार्ज से ज़रूर फ़र्क पड़ता, लेकिन एक्सरेज को मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से फ़र्क नहीं पड़ता। द टर्म ट्रांसिस्टर स्टैंड्स फॉर। तो ट्रांसिस्टर, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टर या ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस। तो सही आंसर होगा ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस। ये नाम से बनाइए, ट्रांस आया ट्रांसफ़र से और स्टर आया रेजिस्टर से, तो ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टर या ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस विद रिलेटिविस्टिक स्पीड। इसमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज होती है रिलेटिविस्टिक स्पीड के मुताबिक? तो याद रखो मास भी चेंज होता है, हमें पता है ना। मास वेरिएशन होती है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होती है, टाइम डायलेशन होता है, तीनों ही होते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव होगा या नन ऑफ दी अबव? तो बहरहाल अभी ये कुछ अजीब ही हो गया, ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए, क्योंकि इनमें से तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ जो है वो रिलेटिविस्टिक स्पीड के लिहाज से चेंज होती हैं। मास भी चेंज होता है, लेंथ भी चेंज होती है और टाइम भी चेंज होता है। तो फिलहाल तो तीनों ही सही हैं, तो नन ऑफ अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर डिपेंड्स अपॉन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं रॉ को। 19, R इज इक्वल टू रॉ L ओवर A।
और अगर यहाँ से रीअरेंज करके फॉर्मूला बनाते हैं तो रॉ बराबर आता है RA/L के। अब पढ़ लेते हैं सवाल। किस पर डिपेंड करती है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करती है, सही बात है। लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर पे करती है, सही बात है। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिंग वायर पे भी करती है, सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। टेम्परेचर पे कैसे करती है? तो उसके लिए फॉर्मूला है ना, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। इसी तरीके से फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का भी है, रॉ टी इज इक्वल टू रॉ नॉट 1 प्लस अल्फा टी। तो टेम्परेचर पे भी करती है। Question number 20. Wilson cloud chamber is based on the principle that supersaturated vapors contains more readily on dust particles, ions only, dust particles and ion, neither dust particles nor ions. तो याद रखो विल्सन क्लाउड चैम्बर का प्रिंसिपल ये है कि जो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स हैं वो इजीली कंडेंस हो जाते हैं विद आयंस ओनली। इस वजह से सही आंसर हो जाएगा हमारे पास आयंस ओनली। क्वेश्चन नंबर 21. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इन अ सिग्नल मीन्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब होता है हम उसके जो सिग्नल की वर्टिकल विड्थ होते हैं उसको बढ़ाते हैं या कम करते हैं, ठीक है ना। तो वर्टिकल विड्थ वाली बात आएगी। टाइम पीरियड की बात नहीं होती, हॉरिजॉन्टल विड्थ की नहीं होती, बल्कि पहले भी समझा चुका हूँ पिछले पेपर्स के अंदर। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब होता है एम्पलीट्यूड को वेरी करना, और एम्पलीट्यूड हमेशा वाई एक्सिस में होता है। गाइगर म्यूलर काउंटर कंटेन, गाइगर म्यूलर काउंटर के अंदर जो है वो क्या क्या फिल होता है? तो याद रखो गाइगर म्यूलर काउंटर के अंदर एर्गन भी फिल होता है और एल्कोहल भी फिल होता है, ठीक है ना। एर्गन और एल्कोहल का मिक्सचर होता है, यानी कि कोई ना कोई हमें एक ऐसी चीज़ मिलानी होती है जो कि इंसुलेटिंग हो, इस वजह से उसके अंदर जो है वो हम फिल कर देते हैं एर्गन और एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 23. द वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, जो कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू है के, वो डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड, मीडियम बिटवीन द चार्जेस, चार्जेस के दरमियान में क्या वैल्यू है, क्वालिटी ऑफ चार्जेस, ये एक अजीब सी बात है, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। याद रखो जो कूलम कांस्टेंट है ना यहाँ पे के, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और जो के की वैल्यू है हाँ वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम यूज, क्योंकि सी सिस्टम 1 के बराबर होती है और हमारे एन के सिस्टम के अंदर 9 एक्सपोनेंट 9 के बराबर होती है। बाकी अगर देखा जाए मीडियम बिटवीन द चार्जेस, तो उसकी वजह से परमिटिविटी चेंज हो जाती है, और जब परमिटिविटी चेंज हो जाती है तो अपने आप याद रखिएगा वैल्यू ऑफ के भी चेंज हो जाती है। इस वजह से सिस्टम ऑफ यूनिट पे भी डिपेंड करती है और मीडियम बिटवीन द चार्जेस पे भी डिपेंड करती है। हीट एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड इन, जूल में मेजर कर सकते हैं, BTU में कर सकते हैं, कैलोरी में कर सकते हैं, बट केल्विन में नहीं कर सकते। केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। 25. व्हेन द कॉइल ऑफ गैल्वानोमीटर इज इन इक्विलिब्रियम देन द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज, जब कॉइल गैल्वानोमीटर का इक्विलिब्रियम में होता है तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो बराबर होता है हमारे रीस्टोरिंग टॉर्क के, जो कि स्प्रिंग की वजह से होता है। करंट की वजह से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, स्प्रिंग की वजह से जो है वो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, तो दोनों बराबर होते हैं, तभी हमारा जो कॉइल होता है गैल्वानोमीटर का वो इक्विलिब्रियम में रहता है। 26. द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पेश किया था हमारे पास चार्ल्स अगस्टाइन डी कूलम ने, और चार्ल्स अगस्टाइन डी कूलम को सिंपली कूलम्स लॉ जो था वो इसी का ही है, चार्ल्स अगस्टाइन डी कूलम का। क्वेश्चन नंबर 27. द मैक्सिमम वर्क डन इज पॉसिबल इन, मैक्सिमम वर्क डन याद रखिए पॉसिबल होता है हमेशा हमेशा आइसोथर्मल प्रोसेस में। क्यों होता है? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, यानी कि इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता। फर्स्ट लॉ कहता है कि हीट दो हिस्सों में ट्रांसफ़र होती है ना, फर्स्ट लॉ के मुताबिक हीट दो हिस्सों में ट्रांसफ़र होती है, इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन में, ठीक है ना। तो कुछ हमारी जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी में ज़ाया हो जाती है, बट इन आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम वर्क डन पॉसिबल होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अगर डायमेंशन मालूम की जाए तो क्या है? तो उसका पहले फॉर्मूला देखना पड़ेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, जूल पर मोल केल्विन, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट का, और अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो जूल पर किलोग्राम केल्विन ये यूनिट होता है। तो जूल की डायमेंशन देखी जाए तो ये होती है ml² T-2, किलोग्राम को हम खुद मास से मेजर करते हैं, और केल्विन जो है ना बेसिकली टेम्परेचर है, और यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर के लिए केल्विन इन्होंने हर ऑप्शन में रखा हुआ है तो हम भी यहाँ पे केल्विन को रख देते हैं। कैंसिल क्या होगा?
m से m हो जाएगा कैंसिल, तो इसका मतलब m की पावर आ जाएगी 0, l का आ जाएगा स्क्वायर, t आ जाएगा -2, केल्विन आ जाएगा इनवर्स। m0 l स्क्वायर t -2, m0 l स्क्वायर t -2 और केल्विन इनवर्स, दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट वन। कौन सा होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? जो कि रेस्ट में होता है, विच है जीरो एक्सेलरेशन, सही बात है, विच मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अर्थ, सारी बातें सही। ऑल ऑफ द अबव। वो रेस्ट में भी हो सकता है, विदाउट एक्सेलरेशन होता ही है, और ये कहना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वो बात भी सही है। 3 कैपेसिटर्स हैं, सारे के सारे 1 माइक्रो फैराड के, उनको कनेक्ट किया गया है सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3 कैपेसिटर्स हैं 1 माइक्रो फैराड के, 3 कैपेसिटर्स हैं 1 माइक्रो फैराड के, सीरीज में कनेक्ट करा तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/1 + 1/1 + 1/1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 1/C, और अगर C की वैल्यू चाहिए तो बराबर आ जाएगा 1/3 के, तो 1/3 माइक्रो फैराड। जब सारे के सारे माइक्रो फैराड के थे तो 1/3 माइक्रो फैराड आ जाएगा। ट्रांसिस्टर वॉज डिस्कवर्ड बाय, ट्रांसिस्टर को डिस्कवर करने वाला जॉन बार्डिन था, ठीक है ना। मैरी क्यूरी रेडियो एक्टिविटी से ताल्लुक़ रखती हैं, थॉमस यंग जो है वो लाइट और जो एक्सपेरिमेंट है उनसे ताल्लुक़ रखता है, और ग्रैम बेल का ताल्लुक़ जो है वो साउंड से था। ट्रांसिस्टर वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन बार्डिन। क्वेश्चन नंबर 32, द एमीटर कैन ओनली बी यूज्ड इन, जो एमीटर है अगर हम करंट मेजर करना चाहते हैं तो हमें उसे सीरीज़ में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि करंट सीरीज़ में सेम रहता है, पैरेलल लगाएंगे तो करंट का आंसर गलत आएगा। Which of the following particles moving in magnetic field cannot be deflected? मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव होता है तो वो डिफ्लेक्ट होता है, इसका मतलब वो पार्टिकल जिस पे कोई चार्ज नहीं होगा वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो न्यूट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं होता इन मैग्नेटिक फील्ड। 34, विल्सन क्लाउड चैम्बर में बीटा पार्टिकल्स लीव करते हैं डेंस स्ट्रेट और कंटिन्यूस ट्रैक, नहीं ऐसा नहीं होता। थिन एंड कंटिन्यूस ट्रैक, कंटिन्यूस नहीं होता। थिन एंड डिसकंटिन्यूस ट्रैक, ठीक है ना, तो याद रखिए थिन होता है और डिसकंटिन्यूस ट्रैक होता है, ये बात है हमारे बीटा पार्टिकल्स की। क्वेश्चन नंबर 35, द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसा यूनिट में 4π10⁻⁻⁷। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहानी करी, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ यूनिट चेंज करें, तो हम भी यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं एक ऐसे फॉर्मूले से जो ईजी हो। क्वेश्चन नंबर 35, ये जो है ना परमिएबिलिटी, इसकी वैल्यू हमें मिल रही होती है बायोट-सेवर्ट लॉ से। बायोट-सेवर्ट लॉ के मुताबिक μ0/4π, ठीक है ना, और ये हो जाता है किसके, ये बराबर होता है ट्वाइस ऑफ करंट डिवाइड बाय आर के, यानी कि अगर आपको μ0 का फॉर्मूला चाहिए, μ0 की वैल्यू चाहिए, तो वो आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू आर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ करंट या जस्ट करंट, तो यूनिट बनेगा इसका टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है ना, μ0 का टेस्ला मीटर पर एम्पियर, तो आपने देख लेना यहाँ पे। अच्छा, इन्होंने टेस्ला में नहीं दिया हुआ, टेस्ला को अगर रिमूव करें तो टेस्ला खुद बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर के, और यहाँ पे मीटर ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे एम्पियर लिखा हुआ है, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब यूनिट बनेगा वेबर, ठीक है ना, मीटर इनवर्स और एम्पियर इनवर्स, वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स, वेबर मीटर इनवर्स और एम्पियर इनवर्स, सिर्फ पहले वाले में आ रहा है, सो राइट आंसर आ जाएगा 4π(x⁻⁷) फर्स्ट वन। एक AMU कितनी एनर्जी को रिलीज़ करता है, तो वो होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, एक AMU से इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम एक बात को समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर ये AMU की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं कह रहे कि करेस्पॉन्ड कर रहा है वो एनर्जी को, वैसे हमें पता है कि वो करेस्पॉन्ड करता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, लेकिन E = mc² के मुताबिक अगर चलें तो AMU मास का यूनिट है, तो कंफर्म यूनिट बनाने के लिए c² को इधर डिवाइड में भेजना पड़ेगा, यानी कि इस वैल्यू के साथ c² डिवाइड में होगा तब जाके AMU की परफेक्ट वैल्यू बनेगी, तो ये हो जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय c², ताकि m का आंसर आ जाए। द वर्किंग ऑफ गैल्वानोमीटर डिपेंड्स अपॉन, गैल्वानोमीटर की वर्किंग किस चीज़ पर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कॉइल, टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द कॉइल, मास ऑफ द कॉइल, मटेरियल ऑफ द कॉइल। अब सारी की सारी बात यह है कि हम जब स्टडी कर रहे हैं वर्किंग ऑफ गैल्वानोमीटर को, तो ताल्लुक़ उसका आ रहा है
कि कितना जो है वो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही है उस कॉइल के ऊपर, ठीक है ना। मास पे डिपेंड नहीं कर रही, मटेरियल पर डिपेंड नहीं कर रही। जो वर्किंग ऑफ गैल्वानोमीटर है वो बेसिकली डिपेंड करती है बी पर, ठीक है ना। बी एन ए, आपको पता ना कौन, बी एन ए ओवर सी, इस तरीके से फॉर्मूला ना, बी एन ए ओवर सी। जब भी हम वैल्यू निकालते हैं आई की और थीटा का आंसर आता है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली वो डिपेंड कर रहा है किस पर, वो मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कॉइल। रियल गैस स्ट्रिक्टली ओबेज गैस लॉज एट, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दें और प्रेशर बहुत कम कर दें, प्रेशर बहुत कम होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो रियल गैस जो है वो ओबे करना शुरू हो जाती हैं गैस लॉस को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ मेजर्ड इन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, वोल्ट में मेजर करते हैं, क्या इसके बारे में सोचना। लेकिन हाँ, वोल्ट खुद बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये वाली बात भी सही आ रही है। जूल पर कूलम, जूल खुद बराबर होता है न्यूटन मीटर के, तो न्यूटन मीटर पर कूलम भी बन जाएगा। सारे ऑप्शन देख लिया करो, सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। गाइगर काउंटर इज़ वाइडली यूज्ड इन, जो गाइगर काउंटर है उसको वाइडली इस्तेमाल किया जाता है रेडियो एक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट्स में, ताकि हम जो है वो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकें। इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, जो सीरीज़ रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को ज़्यादा करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा सीरीज़ रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतना वोल्टेज हम जो है वो ज़्यादा मेजर कर सकते हैं, ठीक है जी। और फाइनल बात यह है जो कि ताल्लुक़ है दोबारा से एयर से। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास जो फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स के अंदर आम तौर पे एयर्स आते नहीं हैं, ठीक है ना। कि भाई वो पूछें कि कब जो है वो डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की, कब जो है वो डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की, तो सन नहीं आता। और ज़्यादातर मेरे भी जो टीचर्स रहे उन्होंने बात समझाई कि हमें यहाँ पर पाकिस्तान स्टडीज़ या एसएसटी को स्टडी नहीं करना, हमने बेसिकली यहाँ पर सारे लॉजिक को स्टडी करनी है। बहरहाल अब क्वेश्चन तो आया हुआ है, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, जेम्स चैडविक ने डिस्कवर करा था न्यूट्रॉन को इन द ईयर 1932, ठीक है ना। तो एयर्स बहरहाल आते नहीं हैं, लेकिन अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो सारे के सारे क्वेश्चंस थे जो मलिर कैंट के पेपर के अंदर आए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन है या किसी आंसर के अंदर कुछ मसला हो रहा है तो आप बिल्कुल लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।